नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और हाँ, महंगाई के खिलाफ जंग तो छिड़ चुकी है और इसी पर विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, अमेरिका ईरान जंग की वजह से कच्चा तेल $115 के पार निकल चुका था। उसके बाद हल्का भी हुआ, लेकिन उबाल बहुत बड़ा देखने मिला था। और रुपए की अगर बात करें, अब तक रिकॉर्ड निचले स्तर अब तक के कह सकते हैं कि देखे हैं रुपए ने ₹92 के पार पहुंच गया रुपया। अब कच्चा तेल उबलेगा और रुपया लगातार कमजोर होगा तो महंगाई तो भड़कनी ही है। इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार कहती रही कि वो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने देगी, लेकिन पिछले ही हफ्ते तेल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि महंगाई के रूप में पहली चोट जो है वो आपके किचन में ही पहुंच गई है। आपका रसोई गैस महंगा हो चुका है, संभल कर खर्च कीजिएगा। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं तो अलग अलग जंग लंबी अगर ये खिंची तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने तो तय है। यानी महंगा तेल जल्द आपकी जेब भी जलाएगा। इसका असर सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रह गया, इकोनॉमी पर पहुंचता हुआ दिखा है और आपकी जेब जलाने, कह सकते हैं कि हर तरह से आपको चोट पहुंचाने का काम करेगा, महंगाई को बढ़ाने का काम करेगा। इसी पर हम आज का कंज्यूमर इज किंग लेकर आए हैं, भड़केगी महंगाई। और चलिए विस्तार से इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल जुड़ने वाली हैं। एक एक कर एक्सपर्ट्स जुड़ते जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको हम समझाएंगे कि आखिरकार ये जो जंग की स्थिति है अमेरिका ईरान के बीच, इसके रिपरकशंस कहां कहां जाते दिख सकते हैं और कितना ज्यादा पेचीदा ये होता दिखेगा। हमारे साथ पूजा मेहरा जी जुड़ गई हैं, सीनियर फेलो कंसल्टेंट ICRIER। इकोनॉमी के लिहाज से इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, इस पर बातचीत करेंगी। हमारे साथ मिस्टर सुनील सिन्हा भी जुड़ेंगे, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, और डॉक्टर विभा धवन भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पूजा जी और सुनील साहब हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हम दोनों का ही स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। पूजा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कच्चे तेल की चाल में उबाल हमने देखा है और किस तरह का उबाल नजर आया। बड़ी तेजी हमने देखी, $115 प्रति बैरल के पास पहुंचता हुआ, उसके भी पार पहुंचता हुआ कच्चा तेल, और रुपया रिकॉर्ड लो पर। क्या ये कॉम्बिनेशन भारत में महंगाई के नए दौर की शुरुआत कर सकता है? मैम, पूजा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, can you hear me now? Am I audible now? Yes, yes, absolutely. जी, मैं ये कह रही थी कि ऑल्दो सरकार से ये कहा जा रहा है कि अभी ऐसा नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर वॉर जल्दी खत्म नहीं करी गई और तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर इमिडिएटली भी खत्म हो जाए तो जो सप्लाईज इस टाइम पे क्रूड और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो अभी रुकी हुई है उसको रिवाइव करने में कुछ समय लगेगा। कतार वगैरह ने कहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन अभी बंद हुई है उसको रिवाइव करने में उनको कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है। सो डिमांड सप्लाई मिसमैनेजमेंट जो है, अगर इमिडिएटली भी वॉर खत्म हो जाए तो भी उसमें टाइम लगेगा उसको सही होने में। इन द मीनवाइल रशियन इंपोर्ट्स अभी इंडिया कर सकता है, क्योंकि जो सैंक्शन थे उस पे वेवर अर्ली अप्रैल तक यूएस ने दिया है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल प्राइसेस पे और उसका इन्फ्लेशन पे, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया क्या नेगोशिएट कर पाएगा रशिया के साथ। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किस प्राइस पे रशियन ऑयल इंडिया को मिलेगा। क्या पुराने जो डिस्काउंट्स थे जो ऑलमोस्ट जनवरी तक इंडिया को मिल रहे थे, क्या वो अभी भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा कहा है कि अभी हम कमर्शियल बेसिस पे जो है अपना ऑयल बेचने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कितना रशियन ऑयल इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में।
उस पे भी डिपेंड करेगा। तो क्योंकि जो है कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया से जितना इंडिया का इंपोर्ट्स आता था वो आपको मालूम है कि इस समय फंसा हुआ है। मैरिटाइम ट्रैफिक भी जो है वो बंद है, ऑलमोस्ट स्लगिश ऑलमोस्ट बंद है। तो उस पे भी, उसकी वजह से भी उसका कितना सब्स्टिट्यूट रशिया से मिल सकता है, इस पे डिपेंड करेगा। पीक में पिछले साल मई के करीब 40% इंडिया का क्रूड जो है वो रशिया से आ रहा था, लेकिन वो कम होते होते लास्ट अवेलेबल जो हमारे पास फिगर्स हैं वो 20% ऑफ इंडिया टोटल क्रूड इंपोर्ट्स तक कम हो चुका था। तो अभी क्या रशिया वो वापस हमें 40% ऑफ आर क्रूड रिक्वायरमेंट दे सकता है कि नहीं? ये मुझे लगता है सरकार की कोशिश रहेगी नेगोशिएट करने की, और हो सकता है कि वो सक्सेसफुल रहे। अगर वो रहे और प्राइस पे भी अगर वो सक्सेसफुल रहे तो इन्फ्लेशन पे जो है कम इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे इससे भी पड़ सकता है कि फर्टिलाइजर प्राइसेस, क्योंकि फर्टिलाइजर सप्लाईज भी अफेक्ट हो रहे हैं, वो क्या रहेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, उससे अभी तो नहीं बट थोड़ी टाइम के में क्या फूड इन्फ्लेशन पे कोई इम्पैक्ट रहेगा नहीं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो इमिडिएटली हो सकता है कि इम्पैक्ट ना पड़े, बट ओवर द मीडियम टर्म फूड प्राइसेस को भी देखना होगा। जी क्या आप बिल्कुल, मुझे सुन देखिए पा रहे हर हैं? खबर पर कच्चा तेल जो है वो रिएक्ट करता दिख रहा है। दिन के दौरान हमने देखा, जी जी मैं सुन पा रही हूं आपको और आपसे और सवालात भी करूंगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बता दें कि दिन के दौरान $110 से ऊपर चली गई थी प्राइसेस, $118 प्रति बैरल के लेवल भी हमने देखे। लेकिन जब खबर आई कि G7 देश अपने आपातकालीन तेल भंडार से तेल निकाल सकते हैं तो बाजार को लगा कि सप्लाई बढ़ेगी। इसी वजह से तेल की कीमतें थोड़ी नीचे भी आई थी और ताजा हालात अगर आप देखेंगे अबव $100 अ बैरल के लेवल्स अब भी नजर आ जरूर रहे हैं। $105-106 प्रति बैरल, 14-15% की बढ़त, क्योंकि गल्फ स्टेट्स जो है वो कट बैक कर रहे हैं प्रोडक्शन। WTI $120 प्रति बैरल तक भी गया था एट हाई इनफैक्ट देखा जाए तो। लेकिन सुनील जी आपका भी स्वागत है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इतिहास बताता है कि जब भी क्रूड और डॉलर दोनों मजबूत होते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ती है। क्या हम वैसे ही किसी दौर में प्रवेश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? इस समय जो ग्लोबल हालात हैं उसके मद्देनजर अगर हम ये मान के चलें कि जो लड़ाई अभी मिडिल ईस्ट में चल रही है वो अगर जल्दी खत्म नहीं होती है तो क्लियरली जो क्रूड की कीमतों में उछाल आया है और रुपये में जो कमजोरी आई है, इन दोनों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि इन चीज़ों को पास ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इमीडिएटली आपको ये चीज़ें हफ्ते 2 हफ्ते में ना नजर आए, परंतु इवेंचुअली आफ्टर अ फोर्टनाइट ये चीज़ें धीरे धीरे नजर आने लगेंगी। पर यहीं पे जो एक कुशन जो कई बार हमने देखा है भारतीय कंज्यूमर्स को मिलता है वो सरकार की तरफ से, कि तेल की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ भी जाती हैं तो जो हमारे पंप प्राइसेस हैं वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ते हैं। तो वो एक किस्म का कुशन जरूर अवेलेबल होता है। साथ ही साथ जो है अगर फर्टिलाइजर की हम बात करें तो फर्टिलाइजर की कीमतों में भी जैसा उछाल आना चाहिए वो सरकार उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर किसानों द्वारा इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी कुछ रियायत देने की कोशिश करती है। और अभी फिलहाल जो ये लड़ाई शुरू हुई उसके पहले जो क्रूड की कीमत थी और जिस रेट पे हमारे यहाँ पे पंप प्राइसेस थे, इसकी वजह से जो तेल कंपनीज हैं या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और हो रहा है पिछले कई सालों से। तो उनके पास जो है कैपेसिटी इस समय है कुछ हद तक जो ये कीमतें बढ़ी हैं उसको एब्जॉर्ब करने की। पर जैसा मैं पहले भी कह रहा था, अल्टीमेटली सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि लड़ाई कितनी लंबी चलती है और उसका असर जो है वो तेल की कीमतों पे कितनी देर तक और कब तक बना रहता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि तेल की कीमतें कहाँ पहुंचती हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसका कितना परसेंटेज जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में पास ऑन होता है।
पर जिस भी नजरिए से हम देखें, महंगाई जो जिसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, उसके हालात तो बिल्कुल पैदा हो गए हैं। एब्सोल्युटली $100 प्रति बैरल के पार कच्चे तेल का जाना गंभीर परिणाम लेकर आता है। इतना ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। हमने तो $118 तक के लेवल्स भी देखे हैं। प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कंज्यूमर्स के हक की बात करते हैं आप। महंगा तेल सबसे पहले आम उपभोक्ता की जेब पर असर डालता है। क्या आपको लगता है कि महंगाई की पहली चोट हमेशा ही कंज्यूमर पर ही पड़ती है? बिल्कुल मानसी जी, हम बड़े गौर से सुन रहे थे हमारे एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स जो हैं जो कहे हैं। यू सी ऑलवेज बर्डन आता है कंज्यूमर पे। आप कुछ भी कर लो, अब जो रोल है, अब सरकार का रोल बहुत अहम रोल है। जो रेगुलेटर होते हैं सारे कमोडिटीज के, जो मार्केट को रेगुलरली मिनट टू मिनट अध्ययन करते हैं और उनका डिमांड सप्लाई को मॉनिटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे वो लोग कहीं इंपोर्ट करें और फिर कैसे एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसमें कैसे संतुलन लाए दोनों में। ये एक रोल अब एक्चुअली सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है, क्योंकि आम उपभोक्ताओं को ऑलवेज ये समझना चाहिए कि पैनिक ना हो मार्केट में। जैसे हम ऑलवेज ये बिलीव करते हैं कि वी शुड अवॉइड कि लोग जबरदस्ती ज्यादा खरीद के होर्डिंग करना शुरू ना कर दें, ताकि वो फिर एक इम्बैलेंस आ जाएगा मार्केट में। तो हम ऑलवेज ये सुझाव देते हैं कि कंज्यूमर को अवेयरनेस कराना, उनको बताना खुलकर, जैसे आप इस चैनल में इस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लेकर आप लाए हैं आज कंज्यूमर इज द किंग प्रोग्राम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये समझना है कि आप घबराइए मत, कीमत यदि बढ़ेगा भी तो वो घट भी सकता है, और यदि आप अपना कंजम्पशन को थोड़ा सा संतुलन रखकर अपना कंजम्पशन को मैनेज कर सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे खरीद के पैनिक बाइंग ना करें, तो वो मार्केट को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए आगे जा सकता है। और जो प्राइस इंक्रीज का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा मतलब एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि आज के दिन में हम लोग सबको बहुत ही केयरफुल होना होगा कि वी डू नॉट डू पैनिक बाइंग। वी एंश्योर, हम लोग को एकदम बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि जो जरूरत है वो लें, जो जरूरत नहीं है वो ना करें। अभी उसमें नेचुरली हर इंडस्ट्री को आघात होगा और हो भी रहा है अभी बिकॉज ऑफ द वॉर, बट ये क्राइसिस इज अ पासिंग फेज एंड वी मस्ट लर्न कि ये पासिंग फेज को कैसे हम लोग टैकल करें। और हम जो ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया आप लोगों को, यहाँ पर सरकार का रोल बहुत अहम होता है। सरकार को समझना होगा कि इसी समय आप यदि कोई मुनाफा कमा रहे थे और आपका जो कंपनीज हैं जैसे ऑयल कंपनीज जो प्रॉफिट कमा रहे थे पहले, अच्छा प्रॉफिट किए हैं, तो अभी ये टाइम है कि उनको थोड़ा सा नॉन प्रॉफिट सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। किस ढंग से प्राइस का बैलेंस रखे मार्केट में, और कैसे सरकार भी इस ढंग से सब्सिडाइज करें ताकि हम लोगों का फार्मर्स भी सफर ना करें, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी नहीं सफर करें, और मार्केट सही ढंग से चले। बट इट इज अ टफ टाइम। ये टफ टाइम है। वॉर जब भी होता है हर एक व्यक्ति को वो टच करता है, और स्पेशली आम कंज्यूमर को तो टच करता ही है, बिकॉज ऐसे ही उनका बजट कम होता है। डे टू डे एसेंशियल गुड्स को खरीदने में उनके पास उतना क्षमता नहीं होते हैं। तो ये समय उनको भी हम लोग को समझाना होगा कि घबराए नहीं और उस ढंग से अपने को लेकर चलें कि सब ठीक हो जाएगा कल, और वो सोचे पॉजिटिव रूप से। एंड हम सोचते हैं कि वर्ल्ड के सारे लीडर सोच रहे हैं कि कैसे ये वॉर को बंद किया जाए, किस ढंग से हम लोग नेगोशिएट करें, बिकॉज आप लोगों को सबको मालूम है कि वॉर
इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ नॉन रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और डिस्प्यूट इतना आगे बढ़ जाता है कि वो वेपन्स पे आ जाते हैं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि नेगोशिएशन इज द बेस्ट टूल। नेगोशिएशन के तहत ही हम लोग कोई भी गलत काम जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं। और आप जो बार बार लोगों को भी समझा रहे हैं, आपके दर्शकों को समझा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि यदि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट तो होगा ही, क्रूड का भी इम्पैक्ट तो होगा ही। इंडिया बहुत ही डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स को लेकर, लेकिन इंडिया भी चाहेगा कि कम से कम मतलब इंपोर्ट करें इस समय ताकि मिश्रा जी 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 सर, सबसे पहले तो हमारी इस कोशिश की सराहना करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और 18 स्वदेश हमेशा से ही कोशिश करता रहता है कि हमारे दर्शक मित्र जो है, हमारे व्यूअर्स हैं, निवेशक हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और कंज्यूमर किंग में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके हक की बात होती रहे। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विभा धवन जी भी जुड़ गई हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट संकट बार बार ये दिखाता है कि तेल पर हमारी निर्भरता कितनी बड़ी कमजोरी है। आज अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक असर पड़ता दिखा है कच्चे तेल के बढ़ने का, क्योंकि हम इतना तेल इस्तेमाल करते हैं और बाहर से लेकर आते हैं। क्या ये भारत के लिए एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने का संकेत है आपके हिसाब से? देखिए, अभी सब लोग ने बताया कि तेल की कीमतों का असर हर चीज पे पड़ने वाला है और हम ऑलमोस्ट 85% तेल बाहर से मंगवाते हैं। और ये चीज एक तरह से भारत की ग्रोथ में भी हिंडरेंस रही है कि हमारा विकास उतना तेज नहीं हो सका क्योंकि हर चीज महंगी होती थी। अब पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा तेल स्टेबलाइज हुआ था, उसका रेट ठीक हो गया था, लेकिन तब भी भारत जो है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है। हमारी ऑलमोस्ट 50% रिक्वायरमेंट आज हमारी सोलर या और रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। और उसके मारे, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि हम बिजली हमको कितनी चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए, उसको उत्पादन के लिए हम थोड़ा सा निर्भर कम है। तो इसलिए असर तो हम पे बहुत पड़ेगा, लेकिन एक तरह आप कह सकते हैं कि हम पिछले कुछ सालों से तैयार हो रहे थे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे जाए। और टेरी तो बना ही इसलिए था कि हमने देखा था कि टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू करके कि टाटास ने शुरू किया था, तो उसमें यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1974 में भी एनर्जी शॉक, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी थी। तो तब से लेकर अब तक, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज हो, हर तरफ से ये हुआ कि हमको ये धीरे धीरे कम करना है, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना है, ताकि हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। बायोफ्यूल, क्योंकि अभी भी जैसे हम जो E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कि 20% हम इथेनॉल डाल रहे हैं, तो हमने कुछ तैयारी करी कि हमारा बिल कम हो इंपोर्ट करने का। तो वो धीरे धीरे हम लोग 20 को 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, धीरे धीरे E80 तक पहुंच सकते हैं कि 80% हमारा इथेनॉल हो। तो उस तरफ रिसर्च तो जा रही है, लेकिन तैयारी अभी एकदम पूरी नहीं है कि हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, इस पे हम पे असर नहीं पड़ेगा। और असर तो हर चीज पे पड़ता है, क्योंकि एनर्जी आप देखिए कि इट्स नॉट, ऑटोमोबाइल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट भी है, आपके कारखानों की रिक्वायरमेंट भी है। तो और आप जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो आपका जो खाना किसान की फील्ड से लेके आपकी प्लेट तक पहुंचता है, उसमें भी तो सारा का सारा असर पड़ेगा। और फर्टिलाइजर जैसा कहा गया कि वो भी एक चीज और हो सकती है। तो हमारी सरकार ऑलरेडी 90% यूरिया के ऊपर सब्सिडी देती है ताकि फार्मर अफोर्ड कर सके। तो वो 90% भी कितना बढ़ जाएगा अगर हम 90 को 90% रखते हैं,
और वहां से और महंगा आ रहा है। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है आज की तारीख में, क्योंकि एक तरफ तो लड़ाई हो रही है, उसके बाद में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, कहां से क्या खरीदना है, कैसे खरीद सकते हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है। उसके बाद वो चीज जब महंगी आएगी तो हमारे ऊपर असर तो पड़ेगा ही। और जैसा कि कहा कि जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम या आज की तारीख में ही वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं टू मेक द टू एंड्स मीट, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। जी। और एक चीज जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी नौकरियां भी तो जा रही हैं, मिडिल ईस्ट से लोग आ रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, शिप्स नहीं जा पाएंगे, तो उससे भी तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ मैम। और छोटे से छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े से बड़े सेक्टर पर जैसे आप बता रही हैं असर पड़ रहा है, कहाँ असर नहीं पड़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनर्स, पेंट, एडेसिव कंपनियां, एविएशन, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, मेटल, इनफैक्ट आईटी सर्विसेज पर भी रिलेटिवली रेजिलियंट लेकिन असर जरूर पड़ा है। टायर स्टॉक्स, केमिकल कंपनियां, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, कच्चे तेल में उबाल से, सारे के सारे सेक्टर्स हैं। और जैसे कि हम बता रहे हैं, आपकी रसोई और आपकी जेब पर भी इस तरह से इवेंचुअली एक असर पड़ता दिखता है। पूजा जी, वापस आपकी तरफ आना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से फिलहाल बच रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक कीमतों को नियंत्रित रखना संभव है अगर कच्चे तेल की चाल इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो? देखिए, पहले तो मुझे लगता है क्योंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस हैं इस साल, तो उस कारण से सरकार शायद जो अभी प्राइसेस हैं उनको मार्केटिंग कंपनीज को कहेगी कि उनको होल्ड ऑन करें। उसके बाद भी काफी कुशन है प्राइसेस। अभी जो प्राइसेस हमारे मार्केट प्राइसेस हैं उनमें गवर्नमेंट के जो टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उनको जो है रिड्यूस करने का, और जो पास थ्रू है हायर फूड प्राइसेस का उसको कंट्रोल करने का, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको कुशन किया जा सके। और स्टेट्स के पास भी काफी स्कोप रहता है। सो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कन्विंस कर सकती है इसके बारे में। ये जो कॉल है, जैसे पहले भी प्रोग्राम पे कहा गया, ये गवर्नमेंट लेगी, पर मुझे लगता है कि जब तक स्टेट्स के इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक तो कम चांसेस लगते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे, रिटेल प्राइसेस, पंप प्राइसेस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। या सुनील जी, आपसे एक सवाल होगा, अगर जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं इसी तरह से अगर बढ़ती चली गई या कहीं रुकने का या कोई राहत की खबर नहीं आई, तो क्या ये भारत के विकास दर और आर्थिक संतुलन को और प्रभावित कर सकता है? और ऐसे में सरकार के पास विकल्प क्या है? क्या आपको लगता है सरकार के पास टैक्स कटौती या सब्सिडी जैसे विकल्प है जिनसे महंगाई के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है? देखिए, इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से तो ये चीज तकरीबन तय है कि देर सबेर जो स्थिति उभर कर आई है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा। ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे जो तेल की कीमतों का या रुपए में जो कमजोरी है उसका असर को कम करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो पंप पे जो पेट्रोल प्राइसेस हैं या जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की जो है पेशकश की जा सकती है। और साथ में ये है कि भाई इस समय जो स्थिति बनी है या उभर रही है, अगर यूं ही चलती रही तो भारत एक बार फिर से जो अपना यूनियन गवर्नमेंट बजट में जो हमने अपने फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट रखे हैं उनको एक बार हम फिर से विजिट कर सकते हैं। क्योंकि जो हालात हैं और अगर ये इसी तरह बने रहे तो जाहिर सी बात है कि
उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे कम करने के लिए हमें बजट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं और कुछ लीवर्स हैं जो सरकार के पास हैं, जैसे कि इस समय सरकार कह रही है कि हमारे पास जो है वो तेल का जो भंडार है, तो कुछ हद तक आप उस तेल के भंडार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डिप्लीट होने दे सकते हैं। तो उससे आपकी जो ज़रूरतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कम होंगी। तो इस समय जो बिल्कुल उछाल आया हुआ है तेल की कीमतों में, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हुई और थोड़ी कीमतें गिरी तो हो सकता है आपको उसका फ़ायदा मिल सके। परंतु एक जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली जो अगला हफ्ता या अगले 15 दिन या अगले महीने जो डायरेक्शन है, चाहे तेल की कीमतों का, चाहे रुपए का डॉलर के प्रति, वो क्या रहेगा और कितना गिरावट अगर आएगी तो रहेगा। इन अनिश्चितता का जो माहौल है वो अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है और ऐसे में किसी भी किस्म का कदम लेना, चाहे पॉलिसी रिलेटेड या अदरवाइज, वो बड़ा मुश्किल है। और जो जनरली पॉलिसी मेकर्स हैं वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं और मुझे लगता है कि फिलहाल जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। परंतु आज से मान लीजिए 10 या 15 दिन के बाद उन्हें अपने वेट एंड वॉच मोड से निकल करके जो डिफिकल्ट कदम लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। और यही इस समय मुझे लगता है कि स्थिति है। जी जी बिल्कुल सुनील जी, और इनफैक्ट सही कहा आपने, असमंजस की स्थिति है और ये स्थिति कब काबू में आएगी ये समझना होगा और ये देखना होगा। इनफैक्ट पूजा जी, सुनील जी, प्रोफेसर बेजोन जी और डॉक्टर विभा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में आपके इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस खास पेशकश को समेटते हुए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जंग भले ही दूर लड़ी जा रही है, लेकिन उसकी कीमत हमारी जेब और रसोई दोनों को चुकानी पड़ रही है। सवाल यही है कि तेल की आग से महंगाई कितनी आगे और बढ़ेगी, कितनी आगे और भड़केगी। फिलहाल कंज्यूमर रिस्किंग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।